नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो, जैसा कि हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 के लिए कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत है वो कवर कर रहे थे, तो अभी तक हमने देखो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। अलगाववाद वाला हमारा सिद्धांत चल रहा था, तो आज देखेंगे अलगाववाद के संबंध में विभिन्न विद्वान जो हैं उनके क्या विचार है और समकालीन संदर्भ यानी कि वर्तमान समय में अलगाववाद की जो सिद्धांत है वो कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा, जैसे कि जो हमारा ये बैच 1 था 1 अक्टूबर से स्टार्ट होना था, आज से ये बैच आपका स्टार्ट हो गया है। अभी तक इसमें 13 बच्चों ने जो कि ज्वाइन कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 20 बच्चों का ये जो कि आपका बैच 1 स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन आंसर जो कि आप जो लिखोगे उसका इवैल्यूएशन वगैरह किया जाएगा, ताकि आप जो मेंस में क्वेश्चन सोशियोलॉजी का क्वेश्चन वगैरह लिखो, आंसर लिखो, तो वो एक बेहतर आंसर लिख सको, ताकि आपका भी जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शन से रैंकिंग आना शुरू हो जाए। तो इसी के लिए एक बैच है। डिटेल में जानकारी के लिए इसका वीडियो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो देखते हैं आज का अपना टॉपिक। ये कार्ल मार्क्स जी का जो अलगाववाद का सिद्धांत है उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो ये रहा। ठीक है, अभी तक हमने देखो जो कार्ल मार्क्स जी हैं उनके विचार देखा और समझा कि उन्होंने कहा कि जो कार्ल मार्क्स जी ने क्या बताया कि पूंजीवादी जो समाज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अलगाव देखने को मिलता है। और पूंजीवादी समाज में किसमें सबसे ज़्यादा, जो श्रमिक वर्ग है यानी सर्वहारा वर्ग है, उसमें जो कि सर्वाधिक जो कि अलगाव हमको देखने को मिलता है। ये तो खैर कार्ल मार्क्स जी का विचार था। अब देखो अलगाव पे विभिन्न विद्वानों के क्या विचार है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैक्स वेबर जी का बात आता है, तो मैक्स वेबर जी का मानना है कि जो अलगाववाद है वो आधुनिक पूंजीवाद समाज की विशेषता है। और अलगाववाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा देखोगे तो आपका जो नौकरशाही व्यवस्था है उसमें जो कि देखने को मिलता है, ना कि आपका श्रमिक में। कैसे, तो देखो ये बताते हैं कि जो आपका नौकरशाही रूप व्यवस्था है उसमें देखोगे तो नौकरशाही व्यवस्था जो आधुनिक समाज में सर्वाधिक प्रभावी है, एक नियम प्रधान व्यवस्था है जो व्यक्ति के नियमों के अधीन कार्य करते रहने के कारण उन नियमों का दास हो गया। यानी कि जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज जो सर्विस होती है, यानी जो आपका नौकरशाही व्यवस्था है, इसमें देखो जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो देखो नियमों के अधीन ही काम करते हैं। नियम के परे जाकर कोई काम वो नहीं कर सकते। तो नियमों के अधीन होकर लगातार काम करते करते वो मैक्स वेबर जी बताते हैं कि नियमों के द्वारा ही, नियमों के हिसाब से चलने के कारण वो जो कि नियमों का दास हो जाता है। इसी कारण जो कि ब्यूरोक्रेट जो होता है उसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा अलगाव देखने को मिलता है हमको आपका आधुनिक समाज में। तो इस तरह से जो कि वेबर का क्या विचार है कि नौकरशाही व्यवस्था में सर्वाधिक अलगाववाद देखने को मिलता है। अब देखो एरिक फ्रॉम है, तो ये देखो कहते हैं कि जो आपका पूंजीवादी व्यवस्था है ना, इसने देखो मनुष्य की जो सृजनात्मकता है उसमें बाधा डाली। यानी कि जो मनुष्य की रचनात्मकता, इनोवेटिव जो माइंड है उसको, उसमें जो कि बाधा डाला है। उसके इनोवेशन जो उसका है, इनोवेशन माइंडसेट, उसको ख़त्म कर दिया है। किसने? आपका जब पूंजीवादी व्यवस्था है उसने। तो इस तरह से जो देखोगे तो व्यक्ति जो कि अपने आप से विमुख हो जाता है। अपने आप से विमुख करने का मतलब कि अपने आप से ही अलग हो जाता है, अपने आप से ही दूर होने लगता है, जिससे उसके अंदर अलगाव का जो कि जन्म होता है। इससे देखो व्यक्ति केवल सामाजिक सांस्कृतिक बंधन से मुक्त अनुभव ही नहीं करता, बल्कि वह इस बंधन से छूटकर बिल्कुल अकेला हो जाता है। यानी कि इससे व्यक्ति देखो सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका संबंध होता है वो भी हट जाता है, और उसके साथ साथ व्यक्ति देखोगे तो वो अपने आप से भी जो कि अलगाव महसूस करने लगता है, जिससे वो अकेला हो जाता है। लेकिन इस अलगाव का क्या कारण इन्होंने बताया, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके कारण जो कि मनुष्य का जो इनोवेटिव माइंड है या इनोवेटिव थॉट है वो खत्म हो जाता है। तो इसी कारण जो कि व्यक्ति के अंदर अलगाव आता है, ऐसा एरिक फ्रॉम का मानना है। ठीक है, अब देखो हर्बर्ट मार्क्यूज जो है ये क्या बताते हैं कि कैसे अलगाव आता है। तो मार्क्यूस ने अलगाव की अवधारणा को आधुनिक औद्योगिक समाज की आलोचना के क्रम में प्रस्तुत किया है, तथा अलगाव का कारण औद्योगिक समाज में विद्यमान प्रौद्योगिकी प्रभुत्व को ठहराया। यानी कि यहाँ पे हर्बर्ट मार्क्यूस कहते हैं जो आपका टेक्नोलॉजी है ना, इसने जो आपका आधुनिक समाज का जो टेक्नोलॉजी है, इसने जो कि अलगाववाद को जन्म दिया है आधुनिक समाज में। अब देखो कैसे, तो ये बताते हैं कि मार्क्यूस के अनुसार आधुनिक प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति के चारों ओर बनावटी सुखों का जाल फैलाकर उसमें उपभोक्तावादी सुख की चेतना को स्थापित किया है। यानी जो आपका टेक्नोलॉजी है, इसने देखो एक बनावटी जो आपको सुख का अनुभव हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो कैसा सुख है? बनावटी सुख है। इस तरह के सुखों के जाल में व्यक्ति फंस कर जो कि उपभोक्तावादी सुख की चेतना को स्थापित कर लिया। यानी वो व्यक्ति कैसा हो गया? उपभोक्तावादी हो गया टेक्नोलॉजी के प्रति, जिसके कारण मनुष्य अपने अलगाव को भूल चुका है और उसे अलगाव का एहसास दिलाने वाले सभी साधन, चाहे वो संचार के साधन हो या फिर उपभोक्तावादी मिथ्या चेतना के प्रसार में लगे हुए हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो मार्क्यूस कहते हैं कि व्यक्ति इस तरह से अलगाव हो गया है व्यक्ति का कि वो समाज से अलग हो गया है, सामाजिक संबंधों से अलग हो गया, लेकिन वो देखो उसको खुद को अभी तक वो एहसास भी नहीं हुआ कि वो सामाजिक संबंधों से अलग हो गया। जैसे आप देख लो कि आज जो बच्चे हैं वो लगातार जो कि वीडियो गेम वगैरह मोबाइल पे या फिर टीवी पे या फिर रात दिन जो कि मूवी वगैरह जो कि ज़्यादा देखते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वो इस तरह से देखो जो सामाजिक संबंध उससे जो कि कट रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो कि गेम वगैरह
वगैरह खेलने में इतने व्यस्त है, इतने मग्न है कि उनको वही सब अच्छा लग रहा है। यानी कि ये इस तरह का जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बनने बच्चों को, ये कैसा है, ये एक मिथ्या है, ठीक है। और इससे व्यक्ति है वो देखो समाज से कटता जा रहा है, लेकिन उसको खुद को एहसास नहीं हो रहा कि वो समाज से अलग हो गया है। तो इस तरह की बात को जो कि आपका मार्क्यूज कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो स्तर है, इसके कारण जो कि व्यक्ति में अलगाव आ रहा है। अब व्यक्ति जो कि इसके प्रति सचेत भी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क्यूज जी कहते हैं। इस प्रकार मार्क्यूज ने भी अपने विश्लेषण में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्तावाद को अलगाव के हेतु जिम्मेदार ठहराते हुए मार्क्स के विपरीत यह स्थापित किया कि औद्योगिक समाज का कोई भी स्वरूप हो, अलगाव विद्यमान रहेगा। यानी कि चाहे वो साम्यवाद समाज हो, चाहे समाजवाद समाज हो, चाहे पूंजीवाद समाज हो, अगर वहाँ पे औद्योगिक समाज है, वहाँ पे उद्योग वगैरह है, तो वहाँ पे अलगाव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। परंतु मार्क्यूज भी इस अलगाव को दूर करने के लिए मार्क्स की तरह कोई व्यवस्थित योजना प्रस्तुत नहीं कर पाया। यानी कि देखो मार्क्यूज ने बताया तो जरूर कि अलगाव क्यों देखने को मिल रहा है। आज के समय में देखोगे तो इनका जो थ्योरी है, जो थॉट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज देखो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा अलगाव देखने को मिलता है। जैसे आप एक देखो डॉल्फिन वाला करके कुछ गेम आया था, जहाँ पे बच्चे जो कि गेम के अनुसार जो कि गेम जो उनको कहता तो वो चीज़ फॉलो करते थे। कुछ बच्चे जो कि सुसाइड वगैरह भी कर रहे थे। यानी क्या हो रहा है, ये बच्चे में अलगाव आ गया है, वो गेम के हिसाब से चल रहा है, अपने सामाजिक संबंधों से जो कि दूर हो गया है। इसके कारण उसमें देखो सुसाइड की प्रवृत्ति भी आ रही है। तो वही बात यहाँ देखो मार्क्यूज कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो इतना हावी हो गया है, जो कि हम में जो कि अलगाव उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मार्क्यूज ने देखो मार्क्स की तरह ये नहीं, एक इसका जो कि उपाय नहीं होता कि कैसे इस अलगाव को दूर किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स ने बताया था कि जब जैसे आपका जो पूंजीवाद समाज की में क्रांति होगा तो क्या नया समाज आएगा, साम्यवादी समाज आएगा, तो वहाँ पे अलगाव नहीं होगा। ये तो सोल्यूशन मार्क्स ने बताया था, लेकिन जो आपके मार्क्यूज है वो उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है अलगाव को खत्म करने को लेकर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कौन है, रॉबर्ट ब्लाउनर। तो रॉबर्ट ब्लाउनर के अनुसार तकनीकी विकास का अलगाव के साथ समान संबंध नहीं होता है। जहाँ तकनीकी विकास अपने न्यूनतम स्तर में, जैसे कॉर्पोरेट उद्योग, वहाँ अलगाव की मात्रा कम पाई जाती है। और जहाँ तकनीकी विकास का स्तर उच्च होता है, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, उसमें देखोगे तो अलगाव की मात्रा भी अधिक हो जाती है। तो यानी जो आपके रॉबर्ट ब्लाउनर है वो बोलते हैं कि देखो तकनीकी विकास का अलगाव है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह जो कि जहाँ जहाँ तकनीकी विकास है वहाँ पे अलगाव है। देखो यहाँ ये बोले कि जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको एक ये वाला, ये जो है इसी डायग्राम को बना के दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे ये मान के चलो, तो रॉबर्ट ब्लाउनर कहना है कि जैसे जैसे देखो तकनीकी विकास करता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे अलगाववाद बढ़ेगा। लेकिन जब देखो तकनीकी विकास का स्तर मतलब प्रारंभिक स्तर रहेगा तो यहाँ पे अलगाववाद कम होगा, यहाँ पे अलगाववाद ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो तकनीकी विकास का स्तर देखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तब जाके जो कि वहाँ पे अलगाववाद हमको देखने को मिलता है। लेकिन अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती रॉबर्ट ब्लाउनर की बात। रॉबर्ट ब्लाउनर बोलते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर बताते हैं कि परंतु जहाँ तकनीकी विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच चुका है, जैसे प्रक्रम प्रौद्योगिकी यानी प्रोसेस इंडस्ट्री, यहाँ पर अलगाव की मात्रा फिर कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ श्रमिक अपने कार्य से अधिक संबद्धता एवं उत्तरदायित्व अनुभव करने लगता है। यानी कि आपके जो ब्लाउनर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनका देखो ये थॉट बनता जा रहा है। जैसे ये क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलो ये आपका तकनीकी विकास होता जा रहा है, ठीक है, और ये अलगाव बढ़ता जा रहा है, इस तरह की बात है। तो अब जैसे मानो यहाँ देखो मैं टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे तकनीकी विकास, ये बोलते हैं कि जैसे जहाँ पे आरंभिक अवस्था में तरफ तकनीकी विकास है वहाँ पे अलगाव कम होगा। अब यहाँ पे देखो तकनीकी विकास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे अलगाव ज़्यादा होगा। लेकिन क्लाइमेक्स जहाँ पे देखो तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब एक तरह से उत्तर आधुनिक समाज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो आपका अलगाव है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे अलगाव बढ़ेगा नहीं बल्कि अलगाव कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो कि अपने काम के प्रति उसको लगाव हो जाता है, वो अपने उत्तरदायित्व अपनी जिम्मेदारी को समझने लगता है और अपने काम से उसको एक तरह से कह लो प्यार हो जाता है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करने लगता है, जिससे उसका अलगाव जो कि ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपका जो आपका टेक्नोलॉजी जब आप उसके क्लाइमेक्स पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे अलगाव कम हो जाएगा। मिडिल में जो टेक्नोलॉजी की जब मिडिल में रहेंगे, उसके विकास के मिडिल में, तो अलगाव बढ़ जाएगा और प्रारंभिक अवस्था में अलगाव बहुत कम होगा। तो इस तरह की बात जो कि रॉबर्ट ब्लाउनर करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से जो कि एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बोलते हैं, इस प्रकार ब्लाउनर ने अलगाव संबंधी अपने विचार को तकनीकी विकास के साथ जोड़कर और उच्चतम तकनीकी विकास के स्तर पर कम अलगाव की बात करके मार्क्स के पूंजीवादी समाज में मशीनीकरण से उत्पन्न अलगाव की आलोचना को खारिज कर दिया है। अलगाव के बारे में उपरोक्त सभी विचार मार्क्स के विचारों से अभिप्रेरित है। यानी अभी हमने जितने भी विचार देखे अलगाव के बारे में, वो सभी किससे प्रेरित है, मार्क्स के ही विचार से प्रेरित है। और आधुनिक समाज में मनुष्य में अमानवीय एवं अलगावित दशाओं के कई आयामों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो भिन्न भिन्न विचार, ये सभी विचार देखोगे ना किसी न किसी समय में जो कि आपको सही प्रतीत होता नजर आएगा। इस तरह की बात यहाँ पे एस एस पांडे जी लिखते हैं।
फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन इसमें कोई भी मनुष्य इस दशा से मुक्ति हेतु निश्चित योजना या कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं करता। यानी अलगाव कैसे दूर होगा इस बारे में जितने भी थिंकर है उन्होंने किसी ने नहीं बताया सिवाय कार्ल मार्क्स जी के। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे देखो काफ़ी विभिन्न विचार जो कि देखने में जो हमने पढ़े काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही इन्होंने बताया। हो सकता है देखो कल को एग्जाम में आ सकता है कि अलगाव के विभिन्न आयाम क्या है, या फिर अलगाव में तकनीकी विकास किस तरह से अलगाव कर रहा है, ठीक है, या प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है तकनीक अलगाव में। तो इस तरह ये सब पॉइंट आप जो कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलगाव समकालीन संदर्भ, यानी कि वर्तमान समय में अलगाव का क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है या फिर कितना महत्वपूर्ण नहीं है। यानी ये अलगाव किसके हिसाब से देखेंगे हम लोग, जो मार्क्स की थ्योरी अलगाववादी उस थ्योरी को आज कितना रिलेवेंट है कितना नहीं है, इसी चीज़ का हम लोग जो कि विश्लेषण वगैरह करेंगे। यहाँ पे एस पांडे जी लिखते हैं कि मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा को तत्कालिक पूंजीवादी समाज की आलोचना या उसके अंतर्विरोध को उजागर करने के क्रम में श्रमिकों की अमानवीय स्थिति तथा उसकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं का चित्रण करने के लिए प्रस्तुत किया था। यानी कि यहाँ बताया कि जो कार्ल मार्क्स का जो अलगाववाद का सिद्धांत वो क्यों आया था, उस समय देखो जो पूंजीवादी समाज थी उसकी आलोचना करने के लिए, और उस जो पूंजीवादी समाज में अंतर्विरोध उजागर हो रहे थे, जिसके कारण जो कि श्रमिकों की अमानवीय स्थिति उस समय जो कि हमको देखने को मिल रही थी। तो इसी मनोवैज्ञानिक दशाओं का चित्रण करने के लिए जो कि अलगाववाद का मार्क्स ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है परंतु तब से आज तक के पूंजीवादी समाजों में काफ़ी बदलाव आ चुका है, जिसके कारण समकालीन समाज में उपरोक्त अवधारणा की प्रासंगिकता का बहस का मुद्दा बनी हुई है। यानी देखो यहाँ पे कहा है कि देखो ये जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, ये 1815 के आसपास थ्योरी दी थी अलगाववाद का सिद्धांत पूंजीवाद समाज में, और लेकिन तब से देखोगे और आज में देखोगे लगभग 150 साल का अंतर हो चुका है। तो तब से लेकर आज में देखो पूंजीवाद समाज काफ़ी हद तक जो कि परिवर्तन आ चुका है। तो इसीलिए बोला जाए कि इस इतने ज़्यादा परिवर्तन के बाद अगर आज हम पूंजीवाद समाज में जो कि मार्क्स की अवधारणा को देखें, अलगाववाद की जो अवधारणा है, तो उसकी प्रासंगिकता पर आज जो कि बहस का मुद्दा बनी हुई कि क्या ये आज वास्तव में रिलेवेंट है या नहीं है। तो इसी क्रम में देखो पहला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसके आधार पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी अलगाववाद की जो थ्योरी उस पर जो कि आलोचना की जाती है। तो बोला जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ साथ श्रमिकों की मजदूरी, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दशाएं, कल्याणकारी सुविधाओं आदि का निर्धारण किया गया। यानी कि अब देखो लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके कारण जो श्रमिक है उनकी कार्य स्थिति या उनकी जो कार्य की स्थिति या मनोदशा जो है वो काफ़ी उसमें सुधार देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखो काम के घंटे निश्चित कर दिए गए, लगभग 8 घंटे पर डे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसका जो उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर देख लो आप, चाहे फिर उनके एजुकेशन को लेकर देख लो, मतलब जो भी सामाजिक सुरक्षा होगा, हेल्थ वगैरह, वो सभी जो कि इनको दिए जाते हैं। साथ ही कार्य की दशाएं भी निश्चित कर दी गई कि इससे ज़्यादा जो कि लो लेवल का काम नहीं कराया जा सकता। इस और जो भी कल्याणकारी सुविधाएं दी जाती है, इनके कारण देखोगे तो जो श्रमिकों की स्थिति वो आज देखोगे तो काफ़ी बेहतर हमको देखने को मिलती है। आंद्रे घोष ने बताया कि मुख्यतः विकसित देशों में श्रमिक कुशल श्रमिक के रूप में खासकर इंजीनियर, डॉक्टर अच्छा वेतन पाते हैं और अच्छी भौतिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं और अभिजन श्रमिकों का जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि जो आपके आंद्रे घोष वो स्टडी करते हैं विकसित देशों का, तो वहाँ बताते हैं वहाँ पे देखो जो श्रम है वो श्रमिक है वो 2 भागों में बढ़ गया है। पहला श्रमिक को इन्होंने बोला अभिजन श्रमिक, दूसरा जो कि कम वेतन वाले जो श्रमिक है उनको। तो जो आज अभिजन श्रमिक है ये देखो इनकी कार्य स्थिति काफ़ी अच्छी, ये एक तरह से काफ़ी अच्छा जो कि अपना जीवन यापन बिता रहे। क्यों? क्योंकि इनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। ये कौन है? जैसे इंजीनियर, डॉक्टर हो गए, जो एजुकेशन के थ्रू जो कि अपने इस पद पर पहुँच गए हैं। तो ये जो आपका समाज में ये जो श्रमिक है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा पैसे कमा रहे हैं, जिससे इनकी जो कि भौतिक सुविधाओं का ये काफ़ी अच्छा उपभोग कर रहे हैं। इस वजह से बोला जाए कि यहाँ पे देखो सामाजिक सुरक्षा या फिर श्रमिकों की स्थिति काफ़ी उनमें स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला जाता है आपका सेकंड पॉइंट, मार्क्सकालीन समाजों में श्रमिक उत्पादन के साधनों से वंचित होता था तथा उसका उत्पादन एवं उत्पादन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। देखो जब मार्क्स अपना ये सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने बताया था कि जो श्रमिक होता है उसका उत्पादन के साधन पर कोई अधिकार नहीं होता है, ना ही उसके डिसीजन मेकिंग में, ना ही उसके उपभोग में कोई श्रमिकों का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, इस तरह की बात होती थी। परंतु आज देखो जो श्रमिक है वो शेयर धारक के रूप में और कंपनी के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित कर दी गई। यानी कि आज देखो जो बहुत से श्रमिक है वो जो कि कंपनी के शेयर खरीद के एक तरह से कंपनी के लाभांश का जो कि भाग बन जाते हैं और कंपनी के एक तरह से कंपनी में हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। एक तरह से यहाँ पे कह सकते हो जो बड़े बड़े शेयर धारक है वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखो बोला जाएगा कि ऐसा नहीं कि पहले जो कि उत्पादन प्रक्रिया से जो कि उनको वंचित रखा जाता था, लेकिन आज उत्पादन प्रक्रिया में उनको भागीदारी बनाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट पे जो कि क्रिटिसिज्म किया जाता है मार्क्स के सिद्धांत का कि मार्क्सकालीन उत्पादन प्रणाली में मशीनीकरण एवं जटिल श्रम विभाजन के कारण श्रमिक संपूर्ण कार्य का केवल एक भाग ही करता था। यानी कि मार्क्स के समय में देखो तो जटिल श्रम विभाजन था, मशीनीकरण काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से जो कि
श्रमिक था वो केवल कार्य का पूरा भाग नहीं करता था, केवल एक ही भाग कर पाता था, जिसके जिसके कारण जो कि उसके अंदर अलगाव वगैरह आता था। तो लेकिन परंतु जो आपका रॉबर्ट ब्लाउनर है, उन्होंने बताया कि आज अगर देखोगे तो आज के उत्तर औद्योगिक समाजों में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, समूह उत्पादन प्रचलित है। जैसे आज देखो आप एग्रीकल्चर में क्लस्टर अप्रोच, जो कि हम भी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जो कि अपनाते रहते हैं, बोलते हैं क्लस्टर अप्रोच हमको अपनाना चाहिए, सब कुछ जो कि एक ही जगह पे होना चाहिए। एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, प्रोसेस वगैरह चीज़ें हो रही है एग्रीकल्चर वस्तु की, तो वही बात बोला जा रहा है कि आज देखोगे तो समूह उत्पादन जो कि हमको प्रचलन देखने को मिल रहा है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखोगे तो सर्विस इकोनॉमी, यानी जो आपका सेवा अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे आपका समूह में जो कि काम करने की चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे आपका आज का जो इकॉनमी है वो कैसा है, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है। जैसा डेनियल बेल बोलते हैं कि एजुकेशन जो कि वो सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी जो कि अच्छा भूमिका निभाता है, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन आया है। तो यानी कि नॉलेज के आधार पर जो इकॉनमी आज हमको देखने को मिलती है, ये जो इकॉनमी है, इसमें देखो उत्पादन प्रक्रिया में सभी को सम्मिलित किया है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे नीचे या ऊपर या बीच के जो भी लोग होंगे इस कंपनी से जुड़े हुए, वो सभी को जो कि अपने जो कि डिसीजन मेकिंग में या फिर जो भी क्रियाकलाप हो उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क्स की जो कि आलोचना की जाती है। फिर देखो बोला है कि ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अपने कार्य में निपुणता तथा सृजनात्मकता दिखाने का मौका मिलता है और उसे अपने कार्य की संतुष्टि भी प्राप्त होती है। जब कार्य की संतुष्टि प्राप्त होगी तो अलगाव तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखो आगे बोला जाता है यहाँ पे चौथा पॉइंट आपका आता है जहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है मार्क्स के थ्योरी का। तो मैक्स हॉर्खीमेर के अनुसार आज अलगाव का आधार केवल आर्थिक नहीं है, केवल आर्थिक मुक्ति से ही अलगाव रहित नहीं हुआ जा सकता है। आज भी भारत के गाँव में जाति आधार पर जो कि अलगाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों की मनोवैज्ञानिक दशाएं जो कि के शिकार होते हैं, यानी कि उनकी जो मानसिक स्थिति वो खराब रहती है, क्योंकि वहाँ पे देखो जैसे जाति आधार पर काफ़ी भेदभाव देखने को मिलता है। तो वही बोला जाए कि आज देखो आर्थिक आधार पर केवल अलगाव देखने को नहीं मिला, बल्कि जाति यानी कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वरूप है उसके आधार पर भी अलगाव देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आगे कि कई देशों में अल्पसंख्यक राजनीतिक क्षेत्रों में शक्तिहीनता की मनोवैज्ञानिक दशा से भी लोग गुजरे, यानी पावर के आधार पर भी जो कि राजनीतिक सत्ता जिसके पास है वो जो कि देखो काफ़ी पावर होता है, जिसके पास सत्ता नहीं होता है, ये जो शक्तिहीन होता है उसको उसमें भी अलगाव देखने को मिलता है। यानी कि एक तरह से आपका जातीय आधार पर, पावर आधार पर जो कि अलगाव हमको देखने को मिलता है। फिर देखो मार्क्यूज की एक पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, वन डायमेंशनल मैन। इसमें इन्होंने बताया कि आज जो व्यक्ति वो उपभोक्तावादी संस्कृति में चला गया है, ठीक है। वह उपभोक्तावादी संस्कृति ने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए लोगों को इस हद तक प्रेरित किया है कि वे अपने व्यक्तित्व के मूलभूत पक्षों से कट गए। जैसे मार्क्स बोलते हैं कि अलगाव के लिए क्या है कि श्रमिक वर्ग पे शोषण हो रहा है, इस वजह से अलगाव आ रहा है। लेकिन आपके जो मार्क्यूस है वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो जो कि उपभोक्तावादी जो कल्चर अपना लिया है, इसके कारण जो कि वो अपने व्यक्तित्व के मूलभूत पक्षों से अलग हो गया। यानी कि व्यक्ति के अंदर जो अलगाव है वो किसके कारण आ रहा है, जो आपका उपभोक्तावादी प्रवृत्ति संस्कृति उसके कारण जो कि अलगाव आ रहा है। इस आधार पर जो कि मार्क्यूस क्रिटिसिज्म कहते हैं। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी पक्ष समकालीन परिवर्तित समाज में मार्क्स के अलगाव की अवधारणा की अप्रासंगिकता को दर्शाते हैं। यानी कि ये सभी पक्ष क्या बता रहे हैं कि मार्क्स का जो आज थ्योरी है वो रिलेवेंस नहीं है। लेकिन केवल इन्हीं आधार पर आज मार्क्स को पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता। समकालीन समाज की यथार्थता का दूसरा पक्ष भी है जो मार्क्स की इस अवधारणा के को आज भी प्रासंगिक ठहराता है। यानी कि यहाँ बताया जाए कि देखो ये तो केवल हमने एक ही पक्ष देखा समाज का एक दूसरा पहलू भी है जो मार्क्स के सिद्धांत को प्रासंगिक ठहराता है, यानी कि उचित बताता है कि हाँ ये सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं वो कैसे, वो जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे मार्क्स का सिद्धांत जो कि आज महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया जाए कि आज भी अविकसित एवं विकासशील देशों में श्रमिक अमानवीय दशा में जी रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखो बहुत से श्रमिक है जो कि अमानवीय दशाओं में जी रहे हैं, अमानवीय दशाओं में जो कि काम कर रहे हैं, उनसे 12 से 16 घंटे जो कि काम लिया जा रहा है, उनको कम से कम मजदूरी दी जा रही है और उनके लिए कोई श्रम कानून भी नहीं। क्योंकि आज देखो जैसे भारत जो है वो देखो अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक कार्यबल यानी वर्कफोर्स काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 85% जो वर्कफोर्स है कैसा है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। तो इनके लिए कोई श्रम कानून वगैरह जो कि उतना अप्लाई नहीं होता है, या फिर जो श्रम में जो सामाजिक सुरक्षा वो इनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से देखो जो आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्कफोर्स है, यानी जो मैक्सिमम श्रमिक है, जो कार्यबल है, वो देखो उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिला, एक तरह से वो देखो अमानवीय दशा में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात की जा रही है। इनके लिए कार्य केवल आजीविका का साधन है, न कि आत्मसंतुष्टि। ऑब्वियस सी बात है, आज देखो मैक्सिमम लोग, लगभग कह लो 95% लोग भारत में हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए, आजीविका के साधन के लिए, ना कि अपने आत्मसंतुष्टि के लिए। तो ये इस तरह से जो कि मार्क्स का सिद्धांत हमको महत्वपूर्ण नजर आता है आज भी। फिर देखो आगे बोला है कि नव उदारवाद के वर्तमान दौर में जहाँ राज्य का हस्तक्षेप घटता जा रहा है, इनकी स्थिति और खराब हुई है। यानी कि देखो जो नव उदारवाद की स्थिति चली है, वहाँ पर देखो राज्य का हस्तक्षेप श्रमिकों के प्रति देखोगे तो काफ़ी
कम होता चला जा रहा है। वहाँ पे देखोगे तो जो आपके कैपिटलिस्ट पूंजीपति या कॉर्पोरेट उद्योग है उनके फेवर में जो कि सरकार ज़्यादा नीतियाँ बनाती है एज कम्पेयर टू जो आपके लेबर फोर्स है, श्रमिक है, उनके पक्ष में थोड़ा सा अपने जो नियम कानून उसको ढीले कर रही है। इस वजह से देखोगे तो सरकार का जो हस्तक्षेप वो घटता जा रहा है श्रमिकों के प्रति। इस वजह से देखोगे तो इनकी स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। ऐसा कहाँ कहा गया, भारत में जो द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा इस तरह की बातें लिखी गई है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि पश्चिमी समाज में अगर देखें तो आज वह समाज भी दो भागों में बंट चुका है। कैसे, जो आपका आंद्रे घोष है, देखो काफ़ी अच्छा इनका बुक है डिवाइडेड सोसाइटी, ये जरूर आप इंक्लूड कीजिएगा। डिवाइडेड सोसाइटी में ये बताते हैं कि जो पश्चिमी समाज आज दो समाजों में बढ़ गया है। पहला एक तरह का समाज है कि अभिजन श्रमिक का समाज है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी जो कम वेतन वाले अभिजन है उन वो जो कि दूसरे घरों में काम करने के लिए विवश है। यानी कि आपका आज समाज दो भागों में बढ़ गया है। कौन कौन से दो भाग है, पहला है आपका श्रमिक दो तरह का है, एक अभिजन श्रमिक है जो काफ़ी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, जबकि दूसरा श्रमिक है जो दूसरों के यहाँ काम करने के लिए विवश है, उसको कम से कम सैलरी वगैरह मिल रहा है, जिसको इन्होंने आंद्रे घोष ने किस में बताया, डिवाइडेड सोसाइटी में बताया। काफ़ी जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी आपका असमानता वाला टॉपिक आता है तो वहाँ पर भी जो कि इसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या बताता है कि ये चीज़ें जो कि बता रहे हैं कैसे मार्क्स का सिद्धांत आज रिलेवेंस है। फिर इन अलगावी श्रम का विश्लेषण करने में मार्क्स का उपरोक्त विचार आज भी प्रासंगिक है। जी हाँ, हर्बर्ट मार्क्यूज ने बताया है कि आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है, जहाँ प्रौद्योगिकी विकास ने भौतिक सुख के साधनों का अंबार लगा दिया है, जिनकी प्राप्ति हेतु मनुष्य इतना व्याकुल है कि वह सामाजिक जीवन के मूलभूत पक्षों से यहाँ तक कि अपने आप से भी कट गया है। उसका व्यक्तित्व एक आयामी हो गया है। ठीक है, यानी वन डायमेंशनल मैन कहने का मतलब यही था इनका, मार्क्यूस जी का, कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व वो एक आयामी हो गया। वो देखो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण, जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति कहाँ से आ रही, जो आपका आर्थिक विकास हो रहा है इसी कारण जो कि उपभोक्तावादी कल्चर आ रहा है, इसके कारण जो कि व्यक्ति जो कि अपने आप से अलगाव महसूस करने लगा है और समाज से कटने लगा है। इसी को जो कि वन डायमेंशनल मैन इन्होंने कहा है। फिर देखो एक काफ़ी अच्छा कोट है यहाँ पे सी राइट मिल्स जी का। सी राइट मिल्स बोलते हैं कि यहाँ आज देखोगे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कौन कर रहा है, बाजार कर रहा है। यानी इकॉनमी जो है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहा है, कैसे व्यक्ति को उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बनाकर उसको अपनी सामाजिक संस्कृति से दूर करके जो कि उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहा है। तो इस वजह से राइट मिल्स बोलते हैं कि बाजार जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है अलगाव उत्पन्न करने में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, इनका कोट कर सकते हैं आप। फिर देखो लास्ट में बोला कि मार्क्स ने अलगाव युक्त समाज के उन्मूलन तथा एक अलगाव रहित समाज, जिसको क्या बोला गया, साम्यवाद समाज की दिशा में सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना को रखा है। व्यवहारिक रूप से यह समाज साम्यवाद आज भले ही नहीं हो पाया है, परंतु समकालीन समाज के परिवर्तन के दिशा के निर्धारण में यह आज भी उपयोगी है। यानी जो आपका कार्ल मार्क्स का ये जो सिद्धांत है, भले आज इसका जो कि उन्मूलन के साम्यवाद जो समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स की परिकल्पना थी वो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आज जो श्रमिकों की दशा है, स्थिति है, ये जो उनमें जो कि उनकी मनोवैज्ञानिक दशा है जिसके कारण उनके अंदर अलगाव हो रहा है, उस पर विचार करने के लिए जो मार्क्स का ये सिद्धांत है काफ़ी जो कि सही है, जिसके आधार पर आप जो कि अपनी नीतियाँ बना सकते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिले। फिर आप देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारों पर निष्कर्ष है कि मार्क्स के अलगाव की अवधारणा आज अपने संपूर्ण रूप से अक्षरशः भले ही प्रासंगिक न हो, लेकिन व्यक्तियों की अमानवीय दशाओं का विश्लेषण करने तथा समता मूलक शोषण विहीन अलगाव रहित समाज की दिशा में सामाजिक परिवर्तन हेतु निर्देश देने वाली वैचारिकी के रूप में आज भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। तो ये रहा आपका कंक्लूजन और ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, चलिए।